नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि अपने पहले ही प्रयास में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, तो आपके एग्ज़ाम की रणनीति क्या होनी चाहिए और इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हैं वो आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग में क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करना है और इसके बाद 1-to-1 काउंसलिंग में आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसको हमारे द्वारा क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको आप फिल करके हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग में अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को आपको ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। जल डमरू मध्य लाल सागर और स्वेज नहर की ओर जाता है जो भूमध्य सागर और अरब प्रायद्वीप, उत्तर पूर्व अफ्रीका और अरब सागर से आगे तक सबसे छोटा यद्यपि संकीर्ण मार्ग बनाता है। और यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो सही उत्तर है उसको यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो यहाँ पर हम जिस जल डमरू मध्य की बात कर रहे हैं, अगर हम फिगर समझें तो आप देख सकते हैं ये है स्वेज कनाल और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी और ये है रेड सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बब अल मंदेब, जो एक ऐसा जल डमरू मध्य है जो गल्फ ऑफ अडन से होते हुए यानी कि अरेबियन सी, हिंद महासागर को रेड सी के द्वारा, स्वेज कैनाल के द्वारा जो है मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, जिसको लेकर के स्टेटमेंट में बातें की जा रही हैं। और यहाँ पर जो फिगर है उससे ये साफ साफ क्लियर है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका आंसर होगा बब अलमन देव। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बब अलमन देव। तो ये काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के आज भी जो है एक न्यूज़ आया है कि ग्लोबल क्रूड फ्लो वाया स्वेज कैनाल फॉल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि WTO में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन जो है सही हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे की। और यहाँ पर जो पहला कथन वो क्या कह रहा है कि विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स उपायों के अंतर्गत शामिल हैं जो WTO की कटौती प्रतिबद्धताओं को आकर्षित करते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग की तो क्या होता है। तो जो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग है वो एक ऐसा नीतिगत उपाय होता है जिसका उपयोग बहुत सारी सरकारें करती हैं जब उनको लगता है कि उन्हें किसानों से अनाजों को खरीदना है, उसका भंडारण करना है और फिर उसका जरूरत के मुताबिक वितरण करना है। जैसे हमारे देश में MSP योजना है वो जो है इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो पहला स्टेटमेंट कहा गया है अगर हम उसको देखते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि वर्तमान में विकासशील देशों के जो सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम है, जैसे भारत में भी बहुत सारे लोगों को जो है सरकार के द्वारा PDS सिस्टम के द्वारा अनाज जो है मुहैया कराया जाता है, उस तरह के कार्यों की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों को विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स में जो है शामिल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि WTO की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो जो है इन पर लागू होती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है। तो याद रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि WTO के सदस्य सार्वजनिक भंडार से खाद्यान्न का निर्यात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है
कि वर्तमान में जो WTO के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वे जो हैं सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग से खाद्यान्न का निर्यात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है क्योंकि ये जो खाद्यान्न है वो सब्सिडी वाले खाद्यान्न हैं, अनाज हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग में अनाज है उसका आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। तो अभी तक 2 कथन जो है सही हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है कि नैरोबी WTO सम्मेलन में शांति खंड में कहा गया कि किसी भी देश को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में कानूनी रूप से रोका नहीं जाएगा, भले ही सब्सिडी कृषि पर WTO समझौते में निश्चित सीमाओं का उल्लंघन करती हो। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बातें कही गई थी वो जो बाली में सम्मेलन हुआ था WTO का उसमें कही गई थी, ना कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि नैरोबी सम्मेलन में कहा गया था। तो ये बस स्थान का अंतर है, इसके कारण ये जो कथन है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पर 2 कथन सही हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 2 कथन सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आज के पेपर में आया है कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड ट्रेड मिनिस्टर डिस्कस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अहेड ऑफ WTO कॉन्फ्रेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि WTO का जो 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो फरवरी 2024 में यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है होने वाला है, यानी कि UAE में होने वाला है। और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में खेल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं सारे कथनों को। यहां पर जो पहला कथन उसमें कहा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो यहाँ पर बात हो रही है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या कहा गया, पिछले 4 वर्षों, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो जो है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जो पिछले 4 वर्षों में उसके द्वारा जो शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उसको ध्यान में रख करके जो है दिया जाता है। और किसके दिया जाता है, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला कथन क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी अगर कोई खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों की अवधि में अपने खेल से जुड़े मामलों में काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर उसने किया है, खेल कौशल की उसकी भावना को दर्शाया गया है, यानी कि अच्छे खेल कौशल का उसने क्या किया है, प्रदर्शन किया है, अनुशासन की भावना का प्रदर्शन किया है, तो ऐसे खिलाड़ियों को जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, आपका सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन क्या है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है वो कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जाता है, जिसमें निजी संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, जिन्होंने खेल नियंत्रण बोर्डों या फिर राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल निकाय हैं उनको अच्छे से काम करने में मदद किया है, खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है।
तो इसके लिए जो है क्या दिया जाता है, उन कॉर्पोरेट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। हम अगर बात कर रहे हैं प्रशिक्षकों की, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशिक्षक होते हैं खेल के क्षेत्र में, जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दे रहे हैं हम, तो कॉर्पोरेट संस्थाओं को दे रहे हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशिक्षक होते हैं उनको जो है अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है कोई दो कथन सही है और वो कथन है पहले और दूसरा। तो इसे ध्यान में रखना है। और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आया आज के पेपर में, चेस मास्टर सेफो गेट्स द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। और जो चौथा क्वेश्चन वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर जो है 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला कथन है कि वर्तमान में भारत में 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित हैं। आपको ध्यान में रखना है, इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज जो है पीआईबी में आया है, जहां पर जो है जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता को लेकर के बातें कही हैं। और अगर हम इस न्यूज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वर्तमान में भारत में जो है 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर क्या है, स्थापित हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन क्या है कि भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2013-14 से वर्तमान तक 3 गुना से अधिक हो गई है। याद रखना है क्या है, 3 गुना से अधिक। अगर हम इस न्यूज को देखते हैं तो इस न्यूज में क्या कहा गया है कि जो भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, यानी कि उससे जो बिजली का उत्पादन होता है, वो 2013-14 में 35,334 मिलियन यूनिट से बढ़कर कितना हो गया, लगभग 46,982। तो अगर देखा जाए तो डबल तो है नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 13-14 में स्थापित जो परमाणु क्षमता थी, हमारी ऊर्जा की जो क्षमता थी वो 4,780 मेगावाट की थी, जो वर्तमान में कितना है 7,480। तो इसे भी आप डबल या ट्रिपल नहीं कह सकते। यानी कि ये जो कहना है कि ट्रिपल हो गया है, 3 गुना हो गया है, ये सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन क्या है आपका, गलत है। बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन 3 गुने की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन क्या है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले के कोवाडा में फ्रांस के सहयोग से 6 जो है 1208 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इसी न्यूज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से जो है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जो कुवाडा गांव है, वहां पर जो है क्या होगा, इन रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन जो देश के नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है फ्रांस। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, गलत है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई एक कथन यहाँ पर सही है और वो कथन है कथन नंबर 1। तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ जो पीआईबी में न्यूज आया है उसको आप लोग जरूर जाकर के पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान के तहत धन के संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात किसकी हो रही है, धन के संकेंद्रण की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसमें अगर आप जाएंगे अनुच्छेद 39 को पढ़ेंगे तो वहां पर 2 पॉइंट जो है इसके अनुच्छेद 39 का पॉइंट नंबर बी और सी, वो क्या बात करता है। बी कहता है कि सामूहिक हित के लिए संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने और संसाधनों के समान वितरण का प्रयास सरकारों को करना चाहिए। और सी आप देखेंगे तो क्या कहता है,
कुछ ही व्यक्तियों के पास धन और उत्पादन के संसाधनों को केंद्रित होने से बचाना। ये किसका फर्ज है? ये सरकार का फर्ज है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसको रिपीट भी होने की संभावना और किया भी गया है बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। अब आइए देख लेते हैं आज के तथ्य को, और जो आज का तथ्य है वो है ग्रीन वॉशिंग। काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो टर्म क्या है? ग्रीन वॉशिंग। अगर हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अगर ये कहती है कि उसका उत्पाद जो है वो जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है, या फिर जो मानक हैं उसको वो क्या करता है? पूरा करता है, या फिर उससे जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो कम होता है, तो कहीं ना कहीं क्या वो जो बातें कह रहा है वो सही है या नहीं, इससे जुड़ा हुआ है आपका ग्रीन वॉशिंग। जब कोई भी कंपनी या फिर कोई सरकार ऐसी गलत धारणाओं को प्रसारित करने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो गतिविधियां की जा रही हैं, वो जो है जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं, उसको कम इफेक्ट करेंगी, या फिर जो उत्सर्जन है उसको कम करने में मदद करेंगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बस अपने कंपनी का नाम आगे बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, या फिर सरकारें खुद को इस रूप में दिखाने के लिए कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, इसके लिए बस वो स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन उनके द्वारा जो रियल में काम किया जा रहा है वो इसको जो है इंगित नहीं करता। मतलब कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो जब ऐसे भ्रामक प्रचार किए जाते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं ग्रीन वॉशिंग का। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस तरह के काम करती हैं। वो जब अपना प्रोडक्ट निकालती हैं तो ये बताती हैं कि इस प्रोडक्ट से जलवायु को कोई नुकसान नहीं है, कोई ये पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोडक्ट पोल्यूशन फैलाता रहता है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो भी खुद को ये दिखाती हैं कि उनके द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं का जो उत्सर्जन है वो कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उनके द्वारा नहीं किया जाता। इसमें एयर फ्रांस है, इसमें इतिहाद जो है वो है, तो काफ़ी सारे एयरलाइंस इस तरह से जरूर शो करती हैं कि उनके द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जाता, या फिर जो प्रयास किए भी जा रहे हैं वो नाकाफी होते हैं। तो इसी को कहा गया ग्रीन वॉशिंग। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो एयरलाइंस वगैरह हैं वो कितना पोल्यूशन फैलाते हैं, इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अभी जो है लगभग जितना भी जो ह्यूमंस के द्वारा CO2 इमिशन किया जाता है उसमें 2.5% जो योगदान है किसका है? तो एयरलाइंस कंपनियों का है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने 5 क्वेश्चंस पर चर्चा की और आपका फैक्ट ऑफ द डे ग्रीन वॉशिंग। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये जो डेली क्यूज है वो समझ में आया होगा। आप सभी को ध्यान रखना है जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने पहले अटेम्प्ट में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, या फिर इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर के आपके पास कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपके पास डाउट है, तो आप 1-to-1 हमारे साथ क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसके लिए बस सिर्फ आपको ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको आपको फिल करना है ताकि हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकें। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आपको जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारे जो प्रोग्राम हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं उसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।